हेलो, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। यस, कैसे हो आप सब लोग? सर क्लास लेट क्यों हो गई? चढ़ जाओ मास्टर के खोपड़ी पे। अरे क्लास लेट इसलिए हो गई, ये जो माइक है ना भाई साहब, बड़ा महंगा माइक है। हमसे टूटा नहीं, हमने चोरी भी नहीं किया। बस ये क्या था कि ये जो माइक है ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, तो जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आवाज कैसे आएगी? फिर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे सुनाई देगा। आवाज नहीं आ रही ना? हाँ, आवाज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ। तो अब वही दिक्कत होती भाई, मान के चलो अब मैं कुछ पढ़ा रहा होता, आवाज चली जाती तो वो भी नहीं अच्छा है ना। आवाज कैसे आएगी? अरे वॉइस नहीं आ रही तो आवाज कैसे आएगी? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। कितने भोले बच्चे हो तुम लोग हैं। सीधा साधा था, भोला भाला था, मैं तो नादान था। अरे कुछ बोल ही नहीं रहा था चप्पड़ गंजू। तो अब भाई जो माइक था वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब मान के चलो मैं आधा घंटा एक घंटा पढ़ा जाऊं और फिर वॉइस ना आए, फिर तो यही हो गया ना फा। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा रुक लो। तो 15 से 17 मिनट उसी में चले गए है ना, कनेक्ट करने में माइक को। यस सर, आप पतले हो गए हो। अरे दोस्त, बस तुम लोगों की दुआएं हैं, है ना। इतना ज्यादा हमसे पढ़वा लेते हो कि भाई साहब हमारा तबीयत थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगा है। हमको जिम विम की अब जरूरतें नहीं है। हम ऑटोमेटिक, यस ऑटोमेटिकली पतला होने लगा हूं। वॉइस प्रॉब्लम है। चलिए सर, आपने दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं। अब जरा नमक लाओ, हम नमक डालेंगे उस पे। यस सर जी, शायरी सुना दो एक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि भैया जो भरा नहीं है भावों से, यही वाली सुना देते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है। जिसमें गणित का प्यार नहीं, और कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुआं जितना गहरा हो, मीठा उतना जल मिलता है। तो सबसे पहले यस, मोटू पतलू की वॉइस मैं सुना दूंगा। पहले मुझे यह बताओ कि क्या सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 देख रखा है? यस, क्या जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारा पाठ था, क्या सारे बच्चों ने क्लियर कर रखा है, उसको पढ़ रखा है अच्छे से? प्लीज अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्यों रिक्वेस्ट करूं, अबे फ्यूचर तुम्हारा है, पढ़ो और चाहे फेल हो जाओ, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नाम नहीं डूबना चाहिए चपड़गंजू लोग। इससे बढ़िया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछला पाठ तो प्लीज पढ़ लो यार, पढ़ लो। यस, ठीक है, चलो। यस, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यस, क्लियर है सभी को? छठा रह गया है। अरे तो कवर कर लो भाई। यस, सब डन है। ओके, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ओके, हाँ देखो बहुत सारे यस के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे नो के कमेंट आ रहे हैं। तो प्लीज जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ लेना। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाए। यस, एक शायरी और हो जाए। अब शायरी वारी नहीं, आज बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भैया आव्यूह। ओए होए 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 होए, क्या नाम है भैया चैप्टर का? आव्यूह। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। यस, कुछ बच्चे इसको कभी कभी, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूं तो कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने बताया कि भैया मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, तो किसी ने लिख दिया चक्रव्यूह, कि वाह सर आप तो चक्रव्यूह भी पढ़ाते हो। किसी ने लिख दिया लव यू। अरे तो कहने का मतलब ये चपड़गंजू कि ये हमारे पास आव्यूह है, ना चक्रव्यूह ना लव्यूह, है ना। ये क्या है? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्होंने केवल मैट्रिक्स पढ़ा है ना, उनके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट का नाम क्या है? आव्यूह। तो जल्दी से एक बार
एक बार जल्दी से चैट पे ये लिखना पड़ेगा आपको कि हम अच्छे से आव्यूह पढ़ेंगे। यस, लिखो चैट पे हाप, HAAP। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे से आव्यूह पढ़ेंगे। यस, सबको अपने बाबू सोना की कसम है। यस, सबको अपने बाबू सोना की कसम है। कोई भी मक्कारी नहीं करेगा, काम चोरी नहीं करेगा नालायकों। बात समझ में आ गई? हाप लिख दो, हां आप लिख दो फटाफट, हम आव्यूह अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का यह रीजन है, अगर आप ध्यान से समझें तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं समझाता हूं, देता हूं रीजन। रीजन इसके पीछे का यह है कि अगर आप कुछ पिछले सालों में एनालाइज करो, अब आपके अंदर तो वो क्षमता नहीं है कि आप एनालाइज कर पाओ, लेकिन इस पाठ की महत्ता कितनी है वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि भैया अध्यापक कौन है? मैं हूं। आपका गाइडर कौन है? मैं हूं। आपका टीचर कौन है? मैं हूं। तो इस पाठ की महत्ता इतनी है। यस, काफी बच्चों ने हाफ लिख दिया है। अरे यार नालायक, हम कह रहे हैं हाफ लिखो, एक लिख रहा है बाप। मैं कह रहा हूं हाफ लिखो, एक लिख रहा है बाप। अब तुम लोग यार, मतलब मैं क्या बोलूं? हाँ, मैं मतलब क्या बोलूं यार, तुम लोग यार, मतलब ठीक है मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मूड खराब कर देते हो तुम लोग यार। ठीक है, हाँ गुड, सब हाफ लिख रहे हैं, गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनना। यस, अब जरा ध्यान से सुनना, इस पाठ की महत्ता कितनी है। अगर आप देखें तो आव्यूह हमारे पास है, और आव्यूह के साथ साथ यहां पर हमारे पास भैया सारणिक है। तो दोनों पाठों को अगर मिला दें तो यहां पर हमारे पास कम से कम, आप चाहे देखो पिछले साल के 7 सेट थे हमारे पास, उनको अगर आप देखें, या फिर उसके पीछे भी आप पीवाईक्यूज को देखें 2024 या फिर 23 या फिर 25, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि दोनों पाठ को मिलाकर कम से कम भैया 12 से 15 अंक का आता है। हाँ, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आता है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपने आव्यूह सही से नहीं पढ़ा, अगर आपने आव्यूह सही से नहीं पढ़ा तो भैया सारणिक भी नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? तो आव्यूह पढ़ने के ये फायदे हैं कि पहले आव्यूह पढ़ोगे तो सारणिक समझ में आएगा, और फिर यहां पर 12 से 15 अंक आपके पक्के होंगे। और एक बात और, 8 नंबर का, ध्यान से समझो, 8 अंक का एक प्रश्न यहां से पक्का है। क्या बात समझ में आ गई? 8 अंक का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से पक्का है। अब कौन सा प्रश्न है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्यों भाई, रिवील कर दिया जाए? कौन सा प्रश्न आने वाला है, क्या रिवील कर दिया जाए? यस और नो? कौन सा 8 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है, क्या रिवील कर दिया जाए? मैं अभी रिवील करूंगा, लेकिन बोर्ड में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूं 8 अंक का कौन सा प्रश्न। ध्यान से देखो, इस पाठ से 8 अंक का प्रश्न आने वाला है, और वो प्रश्न क्या है कि मान लो हमको दिया गया होगा 2x प्लस का 3y, यहां पर माइनस का 5z इज इक्वल टू 10। मैं अपने मन से लिख रहा हूं, है ना। और फिर यहां पर 3x प्लस का 5y, फिर यहां पर माइनस का 2z इज इक्वल टू 15, और फिर यहां पर x मान लो प्लस में y, माइनस में 3z इज इक्वल टू 20। तो हमसे क्या कहेगा मालूम है? हमसे कहेगा आव्यूह विधि के द्वारा, ये 3 हमको समीकरण दिए गए होंगे, हमसे कहेगा कि आव्यूह विधि के द्वारा भैया एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करो। आव्यूह विधि के द्वारा एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करो। एक्स वाई तथा जेड के मान को ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? के मान ज्ञात करो, यस और नॉट? तो भैया ये सवाल आ सकता है, चाहो तो इसी तरह का सवाल, अब देखो डिटो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहां पर 3 हो, यहां 4 हो, यहां 5, कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है यहां पर पूरा नजरिया। भैया गुणांक बदल सकते हैं, यहां जो लिखा है वो बदल सकता है, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। तो इसलिए यहां पर ये 8 अंक का प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है? अच्छा, अब बच्चे क्या कहेंगे? अब सुनो, बच्चे क्या कहेंगे? अब बच्चे कहेंगे सर ये तो पाठ नंबर 4 का है। अब मैं मालूम है ना कुछ बच्चे आएंगे, अरे
तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पाठ नंबर 4 का है। नो डाउट ये पाठ नंबर 4 का है, लेकिन आया कहां से? नो डाउट है ये सारणिक का प्रश्न, लेकिन फिर ये क्यों लिखा है कि आव्यूह विधि के द्वारा हल करो? इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको आव्यूह नहीं समझ में आएगा तो मेरे बच्चा सारणिक नहीं समझ में आएगा। इस पाठ को पाठ नंबर 4 में रखा गया है, नो डाउट, लेकिन सारणिक को समझने के लिए आव्यूह की जरूरत पड़ती है। इस वजह से यहां पर आव्यूह पढ़ना जरूरी है। यस और नॉट? जल्दी से बता दो भाई, क्या बात समझ में आ गई यहां तक की? है ना? यहां तक की सारी बातें क्लियर है। चलो बेहतरीन। अब जरा ध्यान से समझो, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, है ना? इस पे आप जुड़ जाना। अभी फायदा नहीं मिलेगा, पेपर टाइम फायदा बहुत मिलेगा। तो आज के टॉपिक क्या होने वाले हैं? सबसे पहले आव्यूह का परिचय होने वाला है, फिर उसके बाद आव्यूह के प्रकार होने वाले हैं, फिर यहां पर आव्यूह की समानता। तो 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाकर। तीसरा वाला अगर आज हो पाया तो ठीक, वरना हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो बेहतरीन। तो 3 टॉपिक यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं। यहां तक की बातें भी क्लियर होंगी, आई होप सो, है ना? मैं उम्मीद करता हूं आपसे यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, है ना? ये मन में आना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है क्या? यस, क्वेश्चन करवाइए। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि आव्यूह क्यों पढ़ते हैं? यस बच्चा, जल्दी से बताओ। कोई मुझे बता सकता है आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, है ना? आव्यूह क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहला उत्तर कि आव्यूह गया भाड़ में, हमको यूपी बोर्ड में। हाँ भैया धन्यवाद। बिस्कुट भी लाए क्या हमारे लिए? हाय 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 हाय, दे दीजिए बिस्कुट भी, हम बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगा। लाओ उधर। हा 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 हा, यस। तो चाय भी आ गया, बिस्कुट भी आ गया। ओए होए 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 होए। तो तुम लोग मुझे बताओ, यस, आव्यूह क्यों पढ़ते हैं? क्या उसे समझने के लिए पढ़ते हैं? आय हाय हाय, ज्ञान की खातिर और टॉप करने के खातिर? ओए होए, पैसे गिनने के लिए? आय हाय हाय हाय, ये देखो, अरे चैट ऑफ कर दो, पागल हो के? यही तो मसाला है हमारी क्लास का। ओए होए 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 होए, हाँ, हम्म 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 ओए होए होए होए। हाँ भाई, सर जी, यस सर, चैट ऑफ कर दीजिए। अभी नहीं, अभी अभी करते हैं। यस, हाँ भाई। सर इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, मजा आता? अरे भाई साहब, ये कौन सा बच्चा है जिसको मजा आता है? सर जी सरल बनाने के लिए। ओए होए 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 होए, क्या आगे क्या बोल रहे हो? सर जी फोन में पिक्चर लेने के लिए। आए हाय हाय हाय, क्या बात। और क्या बोल रहे हो? सर जी गलत बातें करने के लिए। सर जी ये चैट ऑफ करने के लिए है। सर जी अपनी एक्स से बदला लेने के लिए। ओए होए 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 होए। उसके अलावा बकैती करने के लिए। क्या बात है। उसके अलावा सर जी चाय पीने के लिए। वाह, ये हमारी क्लास के बच्चे हैं। यस, हमको ऐसे ही बच्चों पे प्राउड है, जो सीधा आंसर देते हैं उनको हम उनको नहीं पसंद करते। हाँ, बकैती करने वाले, यस, 100 में 100 लाने के लिए पढ़ते हैं। गुड, पढ़ाइए सर। ये सर जी दुकान पे बैठने के लिए। यस। अरे सर जी वो झाड़ू पोछा लगाने में मैट्रिक्स का काम होता है ना आव्यूह का, इसी वजह से आव्यूह पढ़ते हैं। समझ में आता है कि झाड़ू किस एंगल पे लगाना है। बड़े होके तुम नगर निगम के कर्मचारी ही बनोगे, जिस तरह से तुम्हारी सोच है। अबे कुछ अच्छा बोल दो। सर जी विधायक बनने के लिए। ओए होए 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 होए। सर जी पीएम बनने के लिए। ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया। ये कुछ ज्यादा अंधेरे में चले गए आप। इतना सच नहीं बोलना था। हम्म पढ़ो इधर। यस, 100 में 100 लाने के लिए। यस सर जी, फा बोलने के लिए। ओए होए होए, बिस्किट खाने के। अरे यार, क्या बात। तुम लोगों को देख के हमको बिल्कुल भी रोना नहीं आता। हम्म कोई दूसरा तुमको भविष्य के अंधेरे में ले जाए, इससे अच्छा तुम खुद ही छलांग मार देते हो कि हटो सामने से। हम खुद ही अपने भविष्य में आग ही लगाने के लिए आ रहे हैं, डीएम बनने के लिए, सर जी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यस,
अच्छे बच्चे हो, कोई दूसरा तुम्हारे भविष्य में आग लगाए ना लगाए, हम फर्स्ट, हम खुद अपने जीवन में आग लगाएंगे। क्या बात। सर जी शादी करे यार, इतना नालायक बच्चा है। ध्यान से सुनो, आवयव क्यों पढ़ते हैं? तो आवयव हम लोग बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि आपने कक्षा 8 या 9 में ये देखा होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कितने बच्चों को ये पता है कि जैसे मैंने लिखा कि भैया 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो आप कैसे x का मान निकालोगे, है ना, x का मान कैसे निकालोगे? तो आप यहां पर ये कहोगे कि भैया 4 इधर गया तो क्या बना, माइनस का 4, यहां क्या बैठा था 2x, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2, है ना। तो x का मान बहुत आसानी से निकल आया, पहली बात। अब मान लो हमारे पास दो अज्ञात हो, है ना, एक हमारे पास x हो और एक हमारे पास y हो। तो जैसे दो हमारे पास अज्ञात हैं, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास दो अज्ञात हैं, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास यहां पर y है, दो अज्ञात हैं हमारे पास। तो एक हमारे पास मान लो, जैसे दूसरा मैं यहां पर लेता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस का y इज इक्वल टू 6। तो भाई इतना तो हमको मालूम है, इतना हमको मालूम है कि जितने अज्ञात हैं हमारे पास उतने ही समीकरण होने चाहिए। जैसे यहां पर दो अज्ञात हैं, एक x है एक y है, तो हमारे पास दो समीकरण भी होने चाहिए, जिससे कि क्या हो भैया, दो अज्ञातों के मान निकल के आ जाएं। जैसे x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण, x माइनस का y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। तो दो अज्ञात हैं, दो समीकरण हैं, यहां से मान कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ोगे तो ये हट जाएगा, 2x बराबर 16 आ जाएगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा। अब x बराबर 8 यहां पर रखो, तो 8 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान 2 हो गया। तो आपने आसानी से y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, यस और नो। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा और कठिन बना दूं, कैसे कठिन बनाओगे? जैसे मान लो मैं तीसरा यहां पर आपको देता हूं कि जिसमें तीन अज्ञात हैं और तीन हमारे पास क्या है भैया, तीन अज्ञात और तीन हमारे पास वो हैं समीकरण। जैसे मान लो हमने क्या कहा अभी, मान लो जैसे 3x प्लस 4y प्लस में 5z इज इक्वल टू 7, या फिर 9x माइनस का 4y प्लस का z इज इक्वल टू 10, या फिर x प्लस 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 15, है ना। तो यहां आप क्या करोगे, यहां बेसिकली आप अब परेशान हो जाओगे, आपसे पूछा गया कि x का मान बताओ, y का मान बताओ, है ना, और z का मान बताओ, तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन आप यहां पर इसका उत्तर बहुत जल्दी नहीं निकाल सकते। तो यहां पर विधि लगती है आव्यूह विधि, यहां पर क्या लगती है, एक विधि आव्यूह विधि, जिसे आप आगे चल के बहुत सारे अलग अलग डिग्री करने वाले हो। कोई बच्चा हो सकता है बीएससी करे, कोई बच्चा हो सकता है बीटेक करे, कोई बच्चा हो सकता है बीसीए करे। तो जब मैं बीटेक कर रहा था, जी हां, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैंने बीटेक किया है एचबीटीयू कानपुर से, जी हां, जहां पर आपके अलग सर ने बीटेक किया था। तो वहां पर जब आप बीटेक करोगे ना, तो बीटेक में क्या होता है, बहुत सारे अज्ञात आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 5 अज्ञात हैं, 5 अज्ञात और 5 समीकरण। तो अब भैया सारे अज्ञातों के मान कैसे निकालें फटाफट, तो आव्यूह विधि, वो आपको मैं सिखाऊंगा। जब हमारे पास आव्यूह खत्म होगा, सारणी खत्म होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे अज्ञातों के मान फटाफट निकालते हैं। तो बीटेक में क्या था कि हमारे पास जैसे 5 अज्ञात और 5 समीकरण दिए गए हैं। अब मान के चलो 2.5 घंटे का पेपर है, तो हम 1 घंटा क्या कर रहे हैं, अज्ञात के मान निकालने में गुजार दे रहे हैं, फेल हो गए पेपर में। तो उसके लिए हमको अलाउ किया जाता था इंजीनियरिंग में, भैया इंजीनियर का कैलकुलेटर, है ना, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर बोलते थे उसको। और उसमें क्या होता था, हम लोग ऐसे अज्ञातों को ढूंढने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते थे। कैलकुलेटर अलाउड होता है बीटेक में। तो उसमें हमसे पूछता था कितने अज्ञात हैं आपके पास, हमने भैया 5 लिखा उसमें, भैया 5 अज्ञात हैं। फिर हमसे पूछता है सारे गुणांक बताओ, सारे गुणांक बता दिए। फिर कहेगा उनके मान बताओ। अब आप कहोगे मान कौन से, तो जैसे ध्यान से देखो, पहला समीकरण है और इसका मान क्या है 7, दूसरा समीकरण है इसका मान है 10, तीसरा समीकरण है इसका मान है 15। तो सारे मान बताने होते थे। कैलकुलेटर 1 मिनट के अंदर
ये लो, पहला अज्ञात, दूसरा अज्ञात, तीसरा अज्ञात, चौथा अज्ञात, पांचवा अज्ञात, सब दे दिया। तो कहीं ना कहीं आव्यूह विधि मतलब जब बहुत सारे रैखिक समीकरण हो तो सबसे पहला उपयोग कहां पर आता है? सबसे पहला उपयोग कहां पर होता है आव्यूह का? रैखिक समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के निकायों के हल के लिए, रैखिक समीकरणों के निकायों के हल के लिए। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली खोज, मजाक से हटकर सबसे पहली खोज भैया आव्यूह की करी गई थी, तो इसीलिए करी गई थी कि रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। बात समझ में आ गई? मान लो कोई आपसे पूछ ले, आगे चल के आप भी टीचर बनना चाहते हो, तो बच्चों को क्या बताओगे भैया? आव्यूह का उपयोग, आव्यूह का आविष्कार किस लिए हुआ? तुम कहोगे यूपी बोर्ड में 10 नंबर पाने के लिए, आगे चल के डीएम बनने के लिए, सोने के लिए, शादी करने के लिए, है नहीं। रैखिक समीकरणों के निकायों के हल के लिए, जैसे 3 अज्ञात हैं, 3 समीकरण हैं, अज्ञातों के मान क्या होंगे? या फिर 4 समीकरण हैं, 4 अज्ञात हैं, भैया अज्ञातों के मान क्या होंगे? ये पहला उपयोग। लेकिन फिर वो कहते नहीं है कि जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं उनके अंदर एक कीड़ा होता है, कीड़ा, वो रुकते नहीं है। अब जैसे आव्यूह का आविष्कार कर दिया गया, मैट्रिक्स का आविष्कार कर दिया गया, अब वो कह रहे हैं कि इसका हम आगे कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तो आगे कहां कहां आविष्कार कर सकते हो, ध्यान से समझो। आव्यूह संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए। अच्छा, कितने लोगों ने यहां पर एक्सेल चलाया होगा? एमएस एक्सेल स्कूल में गए होगे, तो कंप्यूटर लैब के लिए जब जाते थे तो वहां पर आपको कंप्यूटर के टीचर एमएस एक्सेल में भरवाते थे कि नाम लिखो, तुम्हारे कितने नंबर हैं, वगैरह वगैरह, है ना? तो वहां पर भी मैट्रिक्स का उपयोग होता है, आव्यूह का उपयोग वहां भी होता है। फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में उनका उपयोग होता है। अब ये सब बीटेक लेवल में है, इंजीनियरिंग लेवल पे। अच्छा, वैसे ही वाणिज्य, अरे कॉमर्स, और उसके साथ साथ विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। आप लोग साइंस साइड से हो तो आपको आव्यूह पढ़ना है, लेकिन जो कॉमर्स के साइड से है ना, उनको भी आव्यूह पढ़ना होता है। अच्छा, अब जैसे यहां पर विक्रय बहिर्वेशन, कि भैया हमारे दुकान में कितनी सेल्स हुई, है ना? अब मान के चलो जैसे हमको कोई पेन बनाना है, तो हमने क्या किया, उसका कॉस्ट निकाला कि भैया बनाने में इतना प्राइस लगा, है ना, बेचने में हम इतना बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। वहां पर भी आव्यूह का काम है। अच्छा, जैसे बजट निकालते हो, बजट निकालने में भी काम है। लागत का आकलन करने में भी भैया आव्यूह का काम है। अब आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, क्यों? अबे अभी अभी तुम 12th में हो, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि अच्छा यहां भी, यहां भी, यहां भी। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं। जैसे आपने फोटो देखी है, फोटो मोबाइल से खींचते हो, उसमें आप क्या करते हो? जूम करते हो, है ना? चालाक ब्रो, यू आर अ वेरी चालाक। हाँ, मोबाइल में किसी का फोटो दिख गया, ये बात लड़कों के लिए हो रही है। किसी खूबसूरत लड़की का फोटो दिख गया तो जूम करते हो कि नहीं करते हो? यस और नॉट? किसी खूबसूरत लड़की का फोटो दिख गया तो जूम करते हो कि नहीं करते हो? वहां पर जो आप मैग्निफिकेशन करते हो ना, बिल्कुल ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हो कि अच्छा सुंदर लग रही है, वहां भी काम होता है आव्यूह का। घूर्णन में फोटो कभी कभी घुमा देते हो ना इसे मोबाइल में, रोटेट करना, वहां भी। और उसके साथ साथ समतल द्वारा परावर्तन, हर जगह काम होता है। गूढ़ लेखिकी में भी काम होता है। अच्छा, कितने लोग यहां पर व्हाट्सएप चलाते हैं? यस, कितने बच्चे यहां पर व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप, हाँ भाई, हाँ भाई, कितने बच्चे यहां पर व्हाट्सएप चलाते हैं? यस, व्हाट्सएप को हम ऐसे लिखते हैं WTSP। कितना बच्चा यहां पर व्हाट्सएप चलाता है? व्हाट्सएप, कितना बच्चा? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हम चलाते हैं, हम चलाते हैं। यस, हम चलाते हैं, हम चलाते हैं। गुड, हम चलाते हैं, हम चलाते हैं। लो, फिर वही बात हो गई। जैसे मैंने अभी पूछा
कि व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? एक लड़की ने लिखा मैं चलाती हूं। तो ये क्या मतलब है कि नंबर दे दो अपना है? मैं यार मतलब कोई बोल रहा है कि सर मैं व्हाट्सएप चलाती हूं, मैंने पूछा है इसलिए बता रही है। ये क्या है? अपना नंबर दे दो। ये जो मास्टर है बेकार पढ़ाता है, तुम हमको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दो, हम तुमको कॉल करके ना सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा, हमको बहुत कुछ आता है। नालायक, फेल हो जाएगा, चपड़गंजू कहीं का। इसका क्या मतलब था है? एक मैंने पूछा व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हो, एक बच्चे ने लिखा यस सर मैं भी चलाती हूं। हमको अपना नंबर दे दो अगर तुम चलाती हो तो। नालायक। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, व्हाट्सएप में आपने जब भी चैट करी हो, खैर तुम लोग तो आजकल के बच्चे हो है ना, जेन जी बच्चे हो तुम लोग है ना, जेन जी बच्चे हो तुम लोग, तो बतियाते तो हो गए ही किसी ना किसी से। अच्छा ईमानदारी से बताना, मैथ्स की कसम, कितने लोग अपने बाबू सोना से बतियाते हैं? हाँ भाई। तो वहां पर आपने एक मैसेज देखा होगा कि योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब यह होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताता हूं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में कि आपके व्हाट्सएप की मैसेजेस को कोई हैक ना कर ले, इस वजह से वहां पर इंक्रिप्शन डाला जाता है कि जिससे हैकिंग ना हो पाए, है ना। यस सर जी, बाबू ही नहीं है, बाबू बनवा दो, ठीक है तुम्हारी चोंच हम बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम 2,000 रुपया में हमसे तुम बाबू ले लो, हमसे सोना ले लो, हमसे 1 बीघा जमीन ले लो, एक थार डिफेंडर ले लो, और उसके साथ साथ तुम और भी बहुत सारी चीजें ले लो, ठीक है। मारेंगे 2 झापड़ तो यहीं घूम के गिर जाओगे। अच्छा, तो योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई हैकिंग ना कर पाए बाहर से आकर। मान के चलो आपका व्हाट्सएप, आपने पहले सुना होगा 2014 या 13 में बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप हैक होते थे। तो व्हाट्सएप हैक क्यों होते थे? उसमें इंक्रिप्शन नहीं होता था। इंक्रिप्शन किसकी मदद से होता है? आवव्यूह की मदद से होता है। तो अब ये सब कहां पढ़ोगे? आगे पढ़ोगे, आगे, अभी नहीं, अभी नहीं, आगे पढ़ोगे। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आवव्यूह का बहुत बड़ा हाथ है, मैट्रिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। केवल मैं आपको फील दिला रहा था कि भाई देखो, केवल 12th तक सीमित नहीं है, आगे भी काम में आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना, खुद से रीड कर लेना इसको, ठीक है, खुद से रीड कर लेना, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा काम की बातें नहीं है। हाँ, काम की बातें अब यहां से स्टार्ट होती हैं कि भैया आवव्यूह होता क्या है, आवव्यूह होता क्या है। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक हमारे पास कौन सा बच्चा है? एक है व्यस्त राम, एक है व्यस्त राम, और एक है मस्त राम, है ना। व्यस्त राम पूरे दिन व्यस्त रहता है, पढ़ाई करता रहता है, और मस्त राम खेलता कूदता है इधर उधर। व्यस्त राम बहुत बिजी रहता है पढ़ाई करने में, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको दिन भर 24 में से 26 घंटा उसको पढ़ना है। यस और नॉट? हमारा चाय ठंडा हो गया क्या? हाँ। तो यहां पर जब पूछा गया दोनों से, व्यस्त राम से मस्त राम से पूछा गया, भैया तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं और कितने पेन हैं? तो भैया यहां पर व्यस्त राम ने बताया हमारे पास 1000 किताबें हैं और पेन हमारे पास 1,00,000 हैं, ये 10,000 है। जब मस्त राम से पूछा गया कितनी किताबें हैं, कह रहा हमारे पास 5 किताबें और पेन हमारे पास 2 ठो हैं बस, एक काला एक नीला। अब मान लो हमारी एंट्री हुई, हम है अनुभव, है ना, या हमको लिख लो तुम गाइडर। अब मान लो गाइडर की एंट्री हुई, मेरी एंट्री हुई, गाइडर मतलब अनुभव की एंट्री हुई। हमसे पूछा गया कितनी किताबें, हमने कहा 1,00,000 किताबें हैं, और हमसे पूछा गया पेन कितने हैं, तो हमने कहा 0। अब 0 क्यों बोला हमने? क्या हम पेन का उपयोग नहीं करते? करते हैं, लेकिन हम खरीदे का है। जब भी हम स्कूल जाते थे बगल वाले के पेन चोरी कर लेते थे। वैसे चोरी करना गलत बात है, लेकिन हम उससे ले लेते थे, बस फर्क ये था कि उसको पता नहीं होता था कि हमने पेन लिया है। चोरी करना गलत बात है, आप लोग कभी मत करिएगा।
तो हम उससे पेन लेते थे, बस उसको पता नहीं होता था कि पेन ले लिया हमने उसका। तो अब क्या है कि ध्यान से देखो, इसको लिखने में बड़ा समय गया, है ना, इसको लिखने में बड़ा समय गया, ऊपर किताबें, यहां पेन, व्यस्त राम, मस्त राम, गाइडर। इससे अच्छा क्या है कि हम इसको इस तरह से लिख दें, तो जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, जो लिख रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा। पूछो कैसे? यहां सीधे लिखे 1000, यहां सीधे लिख दिए 10,000, यहां लिख दिए 5, यहां लिख दिए 2, और यहां लिख दिए 1,00,000, और यहां लिख दिए 0। ठीक है, अब मान लो हमने इस पूरे इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखा। इस तरह से लिखने में क्या हुआ भाई, जैसे मान लो मैंने लिखा, अब कोई सामने वाला पढ़ रहा है, तो सामने वाला समझ जाएगा ये कौन है व्यस्त राम, ये कौन है मस्त राम, ये कौन है अनुभव, मतलब गाइडर। अब देखो, यहां हमें किताबें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, व्यस्त राम, मस्त राम, गाइडर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से लिखना ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। तो अब यहां पर चालू होती है आव्यूह की परिभाषा कि आव्यूह होता क्या है। तो ध्यान से समझो, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का, ध्यान से समझो, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार, आयताकार। पहली बात तो यह मैं आपको बता दूं कि आव्यूह किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर आव्यूह तो केवल वर्ग के हिसाब का होता है। नहीं, अभी समझ में आएगा वर्ग क्या है, आयत क्या है। तो आव्यूह क्या है? या तो संख्या या तो फलनों का एक आयताकार या आयताकार क्रम विन्यास। क्रम विन्यास को हम इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट। तो आपको और फीलिंग आएगी, है ना। जैसे आप क्लास में बैठते हो, तो क्लास में क्या होता है, सबसे कोने में लड़कियां होती हैं, फिर बीच में कुछ लड़के, फिर कोने में कुछ लड़के। तो वो भी जिस तरह से बिठाले गए हैं वो भी एक तरह का आव्यूह है, वो भी क्या है, एक तरह का आव्यूह, क्योंकि वहां पर भी अरेंजमेंट हो रहा है। बस वहां पर संख्या या फलन नहीं है, वहां पर बच्चे हैं। और तुम लोग के हिसाब से तो हम जानवर कहेंगे, तुम लोग जानवर हो, नाक कटाए हो हमारा, मजाक कर रहे हैं। तुम लोग बहुत प्यारे हो, काश मैं ऐसा बोल पाता, तुम लोग जानवर ही हो। ठीक है, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, मतलब अरेंजमेंट है। अब हम जो यहां पर संख्या बैठी होगी या फिर कोई फलन बैठा होगा, इनको हम आव्यूह के अवयव बोलते हैं या फिर प्रविष्टियां बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास एक आव्यूह है। अब इसमें क्या क्या बैठा है, -2, 5, 0, √5, 3 और 6। तो हम यहां पर -2 को, 5 को, 0 को, √5 को, 3, 6 को, इनको क्या बोलेंगे भैया? आव्यूह के अवयव या फिर प्रविष्टियां, है ना। इनको क्या बोलेंगे? आव्यूह के अवयव या फिर प्रविष्टियां। अच्छा, फिर यहां पर मेजर बात, मतलब काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई? ये कुछ वैसी ही बात है जैसे समुच्चय में हुआ करती थी। किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते थे। तो भैया यहां पर आव्यूह को भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। उदाहरण के रूप में ये हमने लिख लिया। अब आप कहोगे सर कहां से आया? अरे आव्यूह का उदाहरण है, आया होगा कहीं से, हमें उससे क्या मतलब है। जैसे बी को देखो, बी में तो ये भी क्या है? आव्यूह। अगर सी को देखो तो ये भी क्या है? आव्यूह। लेकिन ए में और सी में अंतर क्या है? यहां पर केवल संख्याएं बैठी हैं, यहां पर संख्याओं के साथ साथ फलन भी बैठा है ना। तो परिभाषा में क्या था कि संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, अरेंजमेंट है, केवल बैठाला जाता है। यहां पर किसी भी हिसाब से बैठाल सकते हो। हाँ, अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी है। पहला, भैया पंक्ति क्या होते हैं, दूसरा स्तंभ क्या होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक छोटा सा भैया उदाहरण ले लिया, क्या कि भैया यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 0, बस इतना लिया। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न, क्या ये आव्यूह है? नहीं, ये आव्यूह नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? आव्यूह नहीं है, ये आव्यूह नहीं है। बात समझ में आ गई? ये आव्यूह क्यों नहीं है यार?
पहली बात तो मैंने क्या बोला, आयताकार क्रम विन्यास। इसका मतलब अगर 4 लोग यहां बैठे थे तो 4 उसके नीचे बैठेंगे, या तो फिर इनको हटा दो 9 या 0 को, या फिर अगर आपने 9 0 को रखा है तो आगे भी तो कुछ ना कुछ बिठाओ यार। भाई तुमने तो छोड़ दिया, यहां तो कुछ बिठाला ही नहीं, ये अवयव नहीं है। समझ गए? आयताकार क्रम विन्यास का मतलब क्या है? आयताकार क्रम विन्यास का यह मतलब है कि अगर यहां 4 लोग बैठे हैं तो नीचे भी 4 ही लोग होंगे, या तो बिठा लो तो 4 बिठा लो, या तो कोई भी ना बिठा लो, फिर ना 4 से 1 कम ना 4 से 1 ज्यादा। अब जैसे यहां पर गलती क्या हुई, भाई 4 यहां बैठे हैं 4 यहां बैठे हैं, तो अब इसके नीचे भी या तो 4 बैठेंगे या तो कोई नहीं बैठेगा, हमने 2 बिठा दिया, अवयव है ही नहीं। समझ गए? तो आयताकार का मतलब है कि भैया क्रम से चलना पड़ेगा। जैसे यहां 3 बैठे हैं तो यहां भी 3 ही बैठेंगे, अब यहां कौन बैठे, 2 बैठे, तो भैया ये अवयव नहीं है। समझ गए? तो ये मैं बेसिक बेसिक सी बातें हैं, आपको लग रहा होगा सर इतना बेसिक में जाके क्यों पढ़ा रहे हो, फील आएगी आपको। तो अब मैंने क्या किया, इसको हटाया, है ना, तो अवयव समझ गए होंगे आप, मैंने इसको हटाया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास एक, मान लो ए हमारे पास अवयव था, और अवयव किस प्रकार से दिख रहा था, 1 2 3 4, मैं अपने मन से ले रहा हूं, मन से। यहां पर था 4, यहां 2, यहां 5, यहां 6, ये अवयव मैंने अपने मन से ली। अच्छा, तो अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। यहां पर ये हमारे पास पहली पंक्ति होती है। पहली पंक्ति का मतलब क्या है, ये हमारे पास पहली पंक्ति है, 1 2 3 4 पहली पंक्ति में बैठे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे भैया, पंक्ति संख्या 1। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, पंक्ति 1, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पंक्ति को कहते हैं रो, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं R1, कि भैया रो नंबर 1, यानी हिंदी में पंक्ति संख्या 1। तो 1 2 3 4 पहली पंक्ति में बैठे हैं, और वैसे ही 4 2 5 6 ये भैया पंक्ति संख्या 2 में बैठे हैं, है ना, मतलब ये दूसरी पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर स्तंभ क्या है, तो यहां पर जो हमारे पास स्तंभ होंगे वो ये होंगे, ये मतलब 1 और 4 पहले स्तंभ में बैठे हैं। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई कि भैया एक हमारे पास होती है पंक्ति, एक हमारे पास होता है स्तंभ। तो जो खड़े खड़े होते हैं वो क्या है, स्तंभ। जैसे ये स्तंभ नंबर 1, ये स्तंभ नंबर 2, ये स्तंभ नंबर 3, है ना, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, और यहां पर ये स्तंभ नंबर 4। अच्छा, अब यहां समझो कि भैया रो को ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास, ध्यान से समझो, यहां पर हमारे पास जो रो होती है हम उसको बोलते हैं पंक्ति। बात समझ में आ गई? पंक्ति क्या बोलते हैं, पंक्ति। और यहां पर जो हमारे पास कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम को हम बोलते हैं स्तंभ। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरी भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो पंक्ति का मतलब है जो ऐसे लेटे लेटे होते हैं, है ना। जैसे यहां पर आप देखो 1 2 3 4 ये पंक्ति है, 4 2 5 6 ये पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया कितनी पंक्ति, तो आप कहोगे कुल यहां पर पंक्तियां हैं 2। यस और नॉट? कुल यहां पर पंक्तियां हैं 2। और कोई आपसे पूछे भैया कितने स्तंभ हैं हमारे पास, तो आप कहोगे स्तंभ है हमारे पास 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं। काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो रो का मतलब है ऐसे लेटा लेटा, जो लेटे हुए नंबर्स हैं। लेटे हुए नंबर्स का मतलब जो ऐसे बैठे हैं 1 2 3 4 ऐसे आजू बाजू बैठे हैं, वो सारे के सारे एक ही पंक्ति में होंगे। जो ऊपर नीचे बैठे हैं वो सारे के सारे एक ही स्तंभ में होंगे। जैसे 1 और 4 एक ही स्तंभ में है, दोनों की पंक्तियां अलग अलग हैं। ये किसी और पंक्ति में बैठा है, ये किसी और पंक्ति में, लेकिन स्तंभ दोनों का एक ही है। जैसे 2 और 2 ये भैया एक ही स्तंभ में है, नो डाउट इनमें भैया पंक्तियां अलग अलग हैं। अच्छा, तो पंक्ति ऐसे और स्तंभ हमारे पास ऐसे, जो खड़े खड़े होते हैं वो स्तंभ, जो लेटे लेटे होते हैं वो पंक्तियां, है ना। मैं लिख देता हूं, जो लेटे हुए हैं वो भैया पंक्तियां, जो यहां पर खड़े हुए हैं वो क्या है, जो यहां पर खड़े हुए हैं वो क्या है भैया, वो हमारे पास स्तंभ है। अच्छा,
अब यहां पर ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अब यहां पर अवयवों का निरूपण भी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताता हूं। अच्छा, ध्यान से समझना, कुछ बेसिक बेसिक सी बातें मैं आपको यहां पर समझाता हूं, बताता हूं क्या। अच्छा, जैसे मान लो कि यहां पर मुझे एक आव्यूह बनानी है और उस आव्यूह में 3 पंक्तियां हों और 2 स्तंभ हों, तो कैसे बनाओगे? 3 पंक्तियां हों, ठीक है, और 2 स्तंभ हों, तो कैसे बनाओगे? सोचो। तो मैं यहां पर बच्चों को ऐसे सिखाता हूं कि भाई, बनी बात है कि अगर कोई भी हमारे पास यहां पर आव्यूह है, तो पहले उसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, है ना। 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो कितने बच्चे समझ गए कि भैया यहां पर 3 पंक्तियां हैं, मतलब पहली पंक्ति यहां पर होगी, दूसरी पंक्ति कहीं यहां पर होगी, तीसरी पंक्ति कहीं यहां पर होगी। भाई 3 पंक्तियां हैं, पंक्तियों का मतलब ऐसे लेटा लेटा। अच्छा, देखो, पहली पंक्ति, यहां पर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। यस और नॉट? क्लियर है यहां तक कि सबको? 3 हमारे पास पंक्तियां हो गई। अच्छा, अब हमारे पास स्तंभ कितने हैं? तो भैया स्तंभ हमारे पास 2 हैं। तो मान लो यहां पर ये पहला स्तंभ, ये हमारे पास दूसरा स्तंभ। तो क्या करो, यहां पर पहला स्तंभ बना दो और यहां पर भैया दूसरा स्तंभ बना दो। बात समझ में आ गई? अच्छा, ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, तो कितनी जगह हमारे पास आ चुकी हैं। देखो ध्यान से समझना, ओए चपड़गंजू, पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। बात समझ में आ गई? भाई 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं तो कितनी जगह हमारे पास आएंगी जहां लोग बैठेंगे? लोग का मतलब या तो संख्या बैठेगी या तो फलन बैठेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब बार बार यार ये कहां तक बनाओगे तुम? बार बार कहां तक बनाओगे तुम? नहीं समझे? बार बार ये तुम ये बनाओगे, ये बनाओगे। सीधे सीधे क्या करोगे तुम? सीधे यहां पर तुम देखोगे 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, मतलब सीधे कुर्सी लगाना चालू करो। 3 पंक्तियों का मतलब है, 3 पंक्तियों का मतलब क्या, सुनना ध्यान से। 3 पंक्तियों का मतलब है कि यहां पर 3 पंक्तियां होंगी, यहां पर 2 स्तंभ होंगे। तो पहला आदमी यहां बैठेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। बस काम खत्म। ये मत बनाओ, सीधे ये बनाओ, काम खत्म। अच्छा, अब बैठेगा तो कौन बैठेगा? अवयव बैठेंगे। तो अगर अवयव बैठेंगे तो अवयवों का निरूपण कैसे करोगे? अवयव अगर बैठेंगे तो अवयवों का निरूपण हम करते हैं भैया ए आई जे से। अवयवों का निरूपण हम ए आई जे से करते हैं। अब आप कहोगे सर ए आई जे में आई क्या है? तो आई दर्शाता है भैया पंक्तियों की संख्या को, कि कौन सी पंक्ति है। आई क्या दर्शाएगा? कौन सी पंक्ति है। आई क्या दर्शाएगा? कौन सी पंक्ति है। बात समझ में आ गई? कौन सी पंक्ति है, ये आई दर्शाएगा। और जे क्या दर्शाएगा कि भैया कौन सी, भैया कौन सा स्तंभ है। जे क्या दर्शाएगा कि कौन सा स्तंभ है। बात समझ में आ गई? ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी थी। अच्छा, जैसे मैं आपको यहां पर एक बात समझाता हूं। किसी ने मान लो लिख दिया कि भैया A11, किसी ने मान लो लिख दिया यहां पर A11, तो इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है भैया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति। इसका मतलब क्या है? पहली पंक्ति, और इसका मतलब है पहला स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ में जो यहां पर अवयव बैठा होगा वो A11। अच्छा, मान लो जैसे मैंने यहां पर कहा A23 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो भैया दूसरी पंक्ति में बैठा होगा, तीसरे स्तंभ में बैठा होगा, वो A23। जैसे मान लो किसी ने हमसे कहा A31, तो इसका मतलब क्या है? जो तीसरी पंक्ति में होगा, पहले स्तंभ में होगा। मान लो किसी ने कह दिया A42, तो इसका मतलब है जो चौथी पंक्ति में, दूसरा स्तंभ में। मतलब आई क्या दर्शाता है कि भैया कौन सी पंक्ति है, जे दर्शाएगा कौन सा स्तंभ है। जैसे मैं आपसे यहां पर एक बात कहता हूं कि भैया हमको यहां पर एक आव्यूह बनाना है जिसकी भैया, जिसमें यहां पर 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। मान लो हमसे किसी ने कह दिया कि एक ऐसे आव्यूह को बनाओ जिसमें 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, कैसे बनाओगे? तो समझदार आदमी क्या करेगा कि भैया यहां पर यह डिब्बा बनाएगा और यह देखेगा कितनी पंक्तियां हैं। तो भैया सबसे पहले तो यहां पर अगर हम देखें
तो कितनी पंक्तियां हैं? देखो पहली पंक्ति, अच्छा, फिर दूसरी पंक्ति, अच्छा, और तीसरी पंक्ति। वो ये समझ गया कि 3 पंक्तियां कुछ इस तरह से होंगी। अच्छा, स्तंभ कितने हैं? 4। तो भैया यहां पर पहला स्तंभ, यहां दूसरा स्तंभ, यहां तीसरा स्तंभ, यहां चौथा स्तंभ, है ना? तो पहली कुर्सी यहां लगेगी, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां। एक पंक्ति में 4 लोग बैठ गए, फिर दूसरी पंक्ति में 4 लोग बैठेंगे, फिर भैया तीसरी पंक्ति में 4 लोग बैठेंगे। अब कुर्सियां तो लगा दी तुमने, अब अवयवों को तो बिठा लो। तो कैसे बिठा लोगे भैया? तो सबसे पहले यहां पर आप बिठा लोगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो ये हो जाएगा A11। क्यों? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अच्छा, आगे बढ़े तो यहां पर पंक्ति को तो बदला नहीं, बदला कौन? स्तंभ बदला। तो यहां पर क्या हुआ? A12, पंक्ति तो पहली ही रही, स्तंभ बदल गया। यहां क्या हुआ? A13, क्यों? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहां पर A14, क्योंकि भैया पहली पंक्ति है और चौथा स्तंभ। अब आपने पंक्ति बदली, तो पहली पंक्ति से कहां पर आ गए? दूसरी पंक्ति में। तो यहां क्या होगा? A21, क्यों? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर भैया A22, क्योंकि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर भैया A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। और भैया A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। अच्छा, फिर मान लो आप दूसरी पंक्ति को छोड़कर तीसरी में आ गए, तो भैया यहां क्या होगा? A31, क्यों? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहां क्या होगा? A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहां पर A33, यहां पर A34। काम खत्म। अच्छा, ध्यान से देखो कितनी पंक्ति? तो 3 पंक्ति। तो हमने यहां पर क्या लिखा? 3 लिखा। फिर गुणे का साइन लगाया, इनटू का साइन लगाया। फिर भैया 4 स्तंभ, तो हमने लिख दिया 3 × 4। इसका अर्थ क्या है? अब ये जो हम लिख रहे थे ना बार बार कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ, ये काम इसने आसान कर दिया। इसी को हम बोलते हैं आव्यूह का या तो कोटि कहते हैं, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में क्रम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑर्डर कहते हैं। तो हिंदी में चाहो तो आप कोटि बुलाओ चाहे क्रम बुलाओ, अधिकतर बुक में किताबों में कोटि लिखा हुआ है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बार बार हम कह रहे थे ना कि ए आव्यूह है, उसमें 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, उसने इस काम को, मतलब ये जो काम था ये बड़ा लंबा था ना, लिखो 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, हमने सीधे ऐसे लिखा। याद रखना कि सबसे पहले क्या लिखोगे? पंक्तियां लिखोगे। ऐसा ना हो कि पहले स्तंभ लिख दिया, नहीं। जब भी आप कोटि या क्रम लिख रहे हो किसी आव्यूह का, तो सबसे पहले पंक्तियां और फिर दूसरे नंबर पे स्तंभ। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? वही ऑर्डर। तो कोटि यहां पर मैं आपको समझा चुका हूं। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। तो क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह में, ध्यान से समझना, किसी आव्यूह में m पंक्तियां हैं, n हमारे पास स्तंभ हैं, तब उसकी कोटि क्या होगी? m × n। याद रखना, पहले क्या लिखोगे? पंक्तियां, फिर बाद में क्या लिखोगे? स्तंभ। ऐसा ना हो कि पहले स्तंभ लिख दो बाद में पंक्तियां, सवाल गलत हो जाएगा, मतलब जवाब आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण यहां पर आपको देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ए यहां पर क्या था? ए यहां पर था 1 2 3 4 5 6। तो अगर मान लो इसकी कोटि मैंने आपसे पूछी, तो कोटि कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो पंक्तियां कितनी हैं। तो भैया पहली पंक्ति, यहां पर दूसरी पंक्ति, यहां तीसरी पंक्ति, तो पंक्तियां हैं 3। अच्छा, और स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो भैया कोटि हो गई 3 × 2। काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो कोटि में हम सबसे पहले पंक्तियों को लिखेंगे, फिर गुणे का निशान जरूर लगेगा, फिर यहां पर स्तंभों की संख्या। काम खत्म। अच्छा, अब यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या? यदि किसी आव्यूह की कोटि m × n है, तब m और n का गुणनफल क्या बताएगा? आव्यूह में अवयवों की संख्या बताएगा, ना कि उसका आकार। अगर हमें किसी भी आव्यूह की कोटि पता है तो हम उसका आकार नहीं बता सकते, हम यह बता सकते हैं कि हां भाई उसमें कितने अवयव होने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इस सवाल में देखो, तो आव्यूह की कोटि क्या है? तो भैया कोटि है 3 × 2। कोटि क्या है? 3 × 2। अच्छा, 3 × 2 करो, इसका आंसर निकालो। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। तो इसका मतलब 6 क्या होगा हमारे पास? अवयवों की संख्या। और ध्यान से देखो तो हमारे पास कितने अवयव हैं? तो माय डियर 6 अवयव हैं। ध्यान से देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा।
तो यहां पर जब कोटि में हम m क्रॉस n का गुणनफल करते हैं, सही में करते हैं, तो वो हमें क्या बताएगा? अवयवों की संख्या बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, अवयवों की आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेद पर स्थित अवयव को एआईजे कहते हैं। एआईजे का मतलब क्या है? पंक्ति कौन सी हो गई? आई वाली, आई, और स्तंभ कौन सा हुआ? जे वाला। अब यहां पर हम देखें तो ध्यान से समझो, मान लो अगर किसी आव्यूह को हम ऐसे लिख रहे हैं भैया, जिसमें m क्या है? देखो कोटि क्या है? m क्रॉस n, इसका मतलब पंक्तियां कितनी हैं? m, और भैया स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ है हमारे पास n। तो अब ध्यान से समझो, बेसिक से हम यहां पर किसी भी अवयव को aij से लिख रहे थे, हम किसी भी अवयव को aij से लिख रहे थे। तो i का मान कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 2 से, और कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? m तक। भाई i कहां से शुरू करेगा? ध्यान से समझो, i का मान 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, और कहां तक जाएगा? m तक। पूछो क्यों? भैया पंक्तियां कितनी है? m, और i किसको निरूपित कर रहा था? पंक्तियों को। तो पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, और कहां तक जाएगा? mवीं पंक्ति तक। क्यों? आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां। और j कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से, फिर 2, 3, 4, और कहां तक? n तक। क्यों? इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या क्या थी? n थी। तो j कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के n तक। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि भैया ए आव्यूह बनाओ जो भैया m क्रॉस n कोटि का है। इसका मतलब पंक्तियां हैं m, स्तंभ हैं n। तो कैसे बनाओगे आप लोग? सिंपल, कैसे बनाओगे? सबसे पहले यहां पर आप कहोगे A11 बैठा है, फिर भैया A12, फिर यहां पर A13। क्यों भाई? पंक्ति तो बदल नहीं रही है, तो सबसे पहले 1 तो बैठा ही रहेगा, पहली पंक्ति है ना। तो बाद वाला बदलेगा, पहले वाला नहीं बदलेगा। जैसे A11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर भैया A14, ऐसे ही करते करते। अब देखो, पंक्ति तो पहली है, कौन से स्तंभ तक जाओगे? तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? कि भैया m क्रॉस n कोटि है। इसका मतलब भैया पंक्तियां कितनी हैं? m, और स्तंभ कितने हैं? n। इसका मतलब ये हमारे पास पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही करते 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 कौन से स्तंभ तक जाओगे? nवें स्तंभ तक। nवें मतलब A1n। बात समझ में आ गई? सर यहां पर ये 1 क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अबे चपड़गंजू, पहले ही पंक्ति में बैठे हो, स्तंभ बदल रहा है बस। अब दूसरी पंक्ति में आओगे, जिस दिन दूसरी पंक्ति में आ गए तो A21 हो जाएगा। क्यों? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर यहां पर हो जाएगा A22, फिर भैया A23। अब तो समझदार हो गए यार, है ना? A24, और कहां तक? A2n तक। क्यों? दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। अच्छा, फिर नीचे आ जाओ, A31, फिर यहां पर A32, फिर यहां पर A33, फिर यहां पर A34 से लेकर के कहां तक? A3n तक। तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। अब कौन सी पंक्ति तक जाओगे? तो आपको जवाब फिर यही मिलेगा। पंक्ति भैया कहां तक जाएंगे? m तक जाएंगे। तो यहां पर पहला अवयव कौन सा होगा? AM1। क्यों? mवी पंक्ति लेकिन पहला स्तंभ। फिर ये क्या होगा? भैया mवी पंक्ति लेकिन दूसरा स्तंभ। ये क्या होगा? mवी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये क्या होगा? mवी पंक्ति लेकिन चौथा स्तंभ। अच्छा, ये क्या होगा? ये होगा mवी पंक्ति लेकिन nवा स्तंभ, तो AMN। इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि होगी m क्रॉस n। और कुल अवयव कितने होंगे? अगर कोई हमसे पूछे कुल अवयव कितने होंगे, तो m क्रॉस n को जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा mn। तो mn यहां पर कुल अवयव होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है? तो ये वही मैं आपको बता रहा था। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरा, दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा, दूसरी पंक्ति तीसरा। ठीक है, चलो अब ये सवाल आया है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। हाँ भाई, इसका क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से मुझे यहां पर चैट पे बताओ। एक आव्यूह दी गई है ना? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर
अगर हम देखें तो आव्यूह दे रखी है। सबसे पहला प्रश्न है आव्यूह की कोटि बताओ, तो आव्यूह की कोटि क्या होगी? यस, आव्यूह की कोटि क्या होने वाली है? सर ए क्या है? अंजू जी, ए को हम लिखते हैं अवयवों के लिए, ठीक है। अवयवों के निरूपण के लिए हम छोटा ए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई और शब्द नहीं प्रयोग करते, छोटा ए प्रयोग करते हैं। ए क्या है समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, कौन सा? अरे बेसिकली भाई बनी बात है, अगर किसी आव्यूह में m क्रॉस n कोटि है तो भैया पंक्तियां कितनी होंगी? m स्तंभ होंगे n। तो i का मान 1 से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा? m तक, और j का मान 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, ठीक है। सर इसकी कोटि को 3/4 भी पढ़ते हैं ना? हाँ, 3/4 भी पढ़ो या 3 × 4 भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अवयवों को बताएगा लेकिन आकार को क्यों नहीं बताएगा? प्लीज टेल, हमें समझ में नहीं आया। श्रद्धा, आप ये समझो, आकार हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते ना कि भाई कैसा होने वाला, कितना बड़ा होने वाला, कितना छोटा होने वाला है। कोटि को देख के हम आकार नहीं बता, आकार का मतलब है कि बड़ा होगा, छोटा होगा, ये होगा, वो होगा, आकार नहीं। संख्याओं को बता सकते हैं कितने अवयव हैं। यस, 3 × 4 ऑल क्लियर है सर, क्या बात है दोस्त, है ना। इसमें 2 × 3 होगा। ओके दोस्त। सर AIJ वाला नहीं समझ में आया, इकरा धीरे धीरे समझ जाओगे आप, परेशान मत हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। सर जी प्लीज ऐसे ही क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया करें। ओके, 3 × 4 12 नहीं लिख सकते। अक्षिता, जब आप कोटि लिख रहे हो तो 3 × 4 ही लिखना है, तब 12 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। कोटि लिख रहे हो तो पहले पंक्तियों को फिर स्तंभों को, बीच में गुणे का साइन इंटू रहेगा ही रहेगा। जब अवयवों की संख्या पूछी जाए तो 3 × 4 कितना होता है? 12। खट से आंसर दे दो 12। यस, चलो सर इसमें R3 और C4 है तो मॉड ए कैसे निकालेंगे? प्रवीण आप सारणिक में चले गए, अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। सर m को n से इंटू करके नहीं लिखना है क्या? सब समझा रहा हूं। जैसे यहां देखो, ए आव्यूह था हमारे पास, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो भैया पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और यहां पर तीसरी पंक्ति। और कितने स्तंभ हैं? तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा। तो यहां पर इसकी कोटि क्या होगी? 3 × 4। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी? 3 × 4, क्योंकि 3 स्तंभ हैं और 4 भैया, सॉरी 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। यस और नॉट? दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब, सबने सब आंसर दे दिया सर जी, ये लो ये लो ये लो। चलो मुझे ये बताओ कि भैया 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ, तो कोटि हो गई 3 × 4, ठीक है। अवयवों की संख्या 3 × 4 का आंसर निकालो, 12 अवयव होंगे। अच्छा यहां पर देखो, तो हमसे क्या पूछा गया है? A13 बताओ। A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कहां पर प्रतिच्छेदन पाया जा रहा है? यहां पर। तो देखो ये कौन सा अवयव है? ये भैया 19वां अवयव है, मतलब 19 है, 19। अच्छा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब बात हो रही है 35 की, है ना। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब बात हो रही है -5 की। अच्छा, A24 बात हो रही है दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ की, मतलब आंसर आएगा 12। अच्छा, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बात हो रही है 5/2 की। यस और नॉट? तो A13 क्या हुआ? 19। A21 क्या हुआ? 35। A33 क्या हुआ? -5। A24 क्या हुआ? 12। A23 क्या हुआ? 5/2। काम खत्म। क्या यहां तक की बातें सब कुछ समझ में आ गई हैं? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा जैसे ये देखो, ऐसे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, नो डाउट ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, लेकिन एनसीईआरटी के प्रश्न के साथ साथ ये पीवाईक्यू भी है। बात समझ में आ रही है? तो हमसे क्या बोलता है? हमसे कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, अच्छा, तो हमसे कहता है कि इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो ये इतना आसान प्रश्न है, बच्चे घबराते हैं इससे। आसान क्यों है? आप कोई 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका गुणनफल 24 के बराबर होता हो। कितने नंबर हैं ऐसे सोचो? तो मैं यहां पर ऐसे कहूंगा कि भैया सबसे पहले तो 1 × 24, और इसका उल्टा भी लगे हाथ सोच लो, 24 × 1। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भैया एक पंक्ति 24 स्तंभ, या फिर 24 पंक्तियां एक स्तंभ। नहीं समझ में आया? अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि भाई या तो उसमें एक पंक्ति रही होगी 24 स्तंभ, तो 24 अवयव हुए होंगे, या फिर 24 पंक्तियां रही होंगी, एक स्तंभ रहा होगा, तो भैया 24 यहां पर आपके पास अवयव रहे होंगे। कहने का मतलब यह है, दो ऐसी संख्याओं को सोचो जिसका गुणनफल 24 आता हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे सोचना है। सोचो 24 कैसे कैसे मिलेगा हमको, या तो 1 गुणे 24 से, या फिर 24 गुणे 1 से, या फिर 2 गुणे 12 से, या फिर भैया 12 गुणे 2 से, या फिर 3 गुणे 8 से, या फिर भैया 8 गुणे 3 से, या फिर 4 गुणे 6 से, या फिर 6 गुणे 4 से। बस इतने तरीकों से 24 मिल सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये भी तो समझो। 1 गुणे 24 का मतलब है ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो 24 स्तंभ, या फिर एक ऐसा आव्यूह जिसमें 24 पंक्तियां हो एक स्तंभ हो, या फिर एक ऐसा आव्यूह जिसमें 2 पंक्तियां हो 12 स्तंभ, या फिर एक ऐसा आव्यूह जिसमें 12 पंक्तियां 2 स्तंभ, या फिर एक ऐसा आव्यूह जिसमें 3 पंक्तियां 8 स्तंभ, या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें 8 पंक्तियां 3 स्तंभ, या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें 4 पंक्तियां 6 स्तंभ, या फिर 6 पंक्तियां 4 स्तंभ। संभव कोटियां कितनी हुई? देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो संभव कोटियां कितनी होंगी? 8। किसी भी आव्यूह में अगर 24 अवयव हैं तो उसमें 8 संभव कोटियां हो सकती हैं, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। क्या? अगर मान लो हमारे पास 13 अवयव हैं, अगर हमारे पास 13 ही अवयव हों तो संभव कोटियां बताओ। अरे कितना सरल है भाई। 13 हमको कैसे मिल सकता है? या तो 1 इंटू में 13, या फिर भैया 13 इंटू में 1। इसका मतलब तो यह है किसी आव्यूह में अगर 13 अवयव पाए जा रहे हैं, इसका साफ सीधा मतलब है, साफ सीधा मतलब क्या है? या तो उसमें एक पंक्ति होगी 13 स्तंभ, या 13 पंक्तियां एक स्तंभ, काम खत्म। तो कोई अगर पूछे किसी आव्यूह में 13 हमारे पास अवयव हैं तो कोटियां कितनी होंगी? माय डियर, बस 2 ही संभव कोटियां हो सकती हैं, या तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। हाँ, सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था जब मैं कुछ और पूछता। जैसे एक बड़ा अच्छा सवाल आया था 2017-18 में 36 अवयव वाला, खैर वो बाद में बताता हूं। जैसे मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? जल्दी से बताओ मुझे, देखते हैं कौन बच्चा मुझे जल्दी आंसर करता है। यदि किसी आव्यूह में 18 भैया अवयव हैं तो उनमें संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? तो बस ये देखो 18 हमें कैसे कैसे मिल सकता है। देखो मैं बताता हूं कैसे कैसे मिल सकता है। या तो एक पंक्ति 18 स्तंभ, या फिर भैया 18 पंक्तियां एक स्तंभ, या फिर 2 पंक्तियां 9 स्तंभ, या फिर 9 पंक्तियां 2 स्तंभ, या फिर 3 पंक्तियां 6 स्तंभ, या फिर भैया 6 पंक्तियां 3 स्तंभ। कुछ और बचा? 6, वेरी गुड। कुछ और बचा? नहीं भाई, 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? एक पंक्ति 18 स्तंभ, या 18 पंक्तियां एक स्तंभ, 2 पंक्तियां 9 स्तंभ, 9 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3 पंक्तियां 6 स्तंभ, या 6 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी संभव कोटियां कितनी होंगी? 6 होंगी। अब हमसे पूछा है 5 अवयव अगर हों तो सोचो 5 कैसे कैसे मिल सकता है? या तो 1 इंटू 5 करके, या 5 इंटू 1 करके। तो आव्यूह की संभव कोटियां क्या होंगी? या तो एक पंक्ति 5 स्तंभ, या 5 पंक्तियां 1 स्तंभ। मतलब आंसर आएगा 2। 2 ही संभव कोटियां होंगी जिसमें 5 अवयव हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे ध्यान से देखो हमसे क्या बोला है। हमसे यहां पर बोला है कि 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बनाओ जिसमें हमारे पास भैया जो यहां पर दिया गया है ना, ये क्या दिया गया है? ये कुछ तो दिया गया अजीब सा, ये कुछ तो दिया गया अजीब सा। अब ये है क्या अजीब सा? हमें एक आव्यूह की रचना करनी है। अब आव्यूह की रचना कैसे करोगे? आव्यूह की रचना ऐसे करनी है कि हमको aij दिया गया है कि aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया गया है। हमसे कहता है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाओ। अच्छा, तो कितने बच्चे समझ गए कि सबसे पहले अगर हमको एक ए आव्यूह बनाना है 2 क्रॉस 2 का, तो भैया सबसे पहले कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ? माय डियर
दो पंक्तियां दो स्तंभ, इसका मतलब कि यहां पर ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, कितने आदमी बैठेंगे? 2 × 2 मतलब 4 आदमी बैठेंगे। कैसे बैठेंगे भैया? 2 आदमी पहले पंक्ति में, फिर 2 आदमी दूसरे पंक्ति में। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला भैया। 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो यहां पर 2 आदमी, यहां 2 आदमी। अच्छा, यहां कौन बैठेगा? A11। यहां कौन बैठेगा? A12। वो मैं आपको समझा चुका हूं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहां पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहां दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तो यही है कि हमको A11, A12, फिर यहां पर A21, फिर यहां पर A22, यही तो ढूंढने हैं। अब ये हमको पता नहीं है, ये कहां से पता चलेंगे? जो हमको यहां पर भैया सूत्र दे रखा है कि AIJ बराबर क्या है ये। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग मुझे बताएंगे A11 में I का और J का मान क्या है? जल्दी से बताओ चैट पे। A11 में I का और J का मान क्या है? यस, जल्दी से मुझे बताओ भैया, यहां पर I का और J का मान क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ भाई, कोई मुझे बता सकता है A11 में I का और J का मान क्या है? वेरी गुड, 1 और 1, वेरी गुड भाई। पहले स्थान पे आप देखो ना, तो हम AIJ लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? AIJ। और यहां पर लिखा है A11। तुलना करोगे तो I का मान क्या हुआ? 1, और J का मान क्या हुआ? 1। तो A11 को हमने देखा तो हमें समझ में आया कि भैया I का मान 1 और J का मान क्या हो चुका है? 1। तो I का मान 1, J का मान 1। अब मुझे यह बताओ, यहां पर AIJ का भैया सूत्र क्या दे रखा था? AIJ का सूत्र दे रखा है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो कितने बच्चे समझ गए कि जब हम A11 निकालेंगे तो I की जगह पे क्या आएगा? 1, और भैया J की जगह पे क्या आएगा? 1। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4/2, यानी कि आंसर आया 2। तो A11 क्या आ चुका है? 2। अच्छा, A12 कैसे निकालोगे? तो ध्यान से समझो, A12 का मतलब है कि भैया यहां पर I का मान हो चुका है 1, J का मान हो चुका है 1। AIJ का सूत्र क्या दे रखा था प्रश्नानुसार? I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में है 2। इसका मतलब कि जब हम A12 निकालेंगे तो भैया I का मान 1, J का मान 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 9/2। अच्छा, फिर वैसे ही देखो, यहां पर हमको A21 निकालना है। तो A21 का मतलब I का मान भैया 2 और J का मान कितना हो चुका है? 1। तो कितने बच्चे समझ गए कि यहां पर AIJ हमको क्या दे रखा था? I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में दे रखा था 2। तो यहां पर A21 क्या हो जाएगा? 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 9/2। अच्छा, कितने लोग यहां पर यह समझ गए कि हमको A22 निकालना था? तो हमने क्या देखा? I का मान है 2 और J का मान है 2। तो कितने बच्चे समझ गए कि भैया AIJ क्या दे रखा था? AIJ दे रखा था I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब A22 क्या हो जाएगा? 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 16/2, मतलब कि 8। अब जरा ध्यान से देखो, A11 क्या हुआ था? 2 हो गया था। A12 क्या हुआ था? 9/2। A21 क्या हो गया था? 9/2। और भैया A22 क्या हो गया? 8 हो गया। तो भैया यहां पर अवयव कैसा बनेगा? पहले पे A11 मतलब 2। अच्छा, फिर भैया A12 तो 9/2, फिर यहां पर A21 तो 9/2, फिर यहां पर A22 तो हो गया 8। यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चे बताओ, यहां तक की बातें चमक गई हैं आपको? यस बच्चा लोग, क्या बात है भाई, शानदार एनर्जी लगातार क्लास में बनी हुई है आपका। यस, हाँ यस, एक बच्ची लिख रही है यार, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग। यस, मैं आपको बता दूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा वरना बेइज्जती हो जाएगी आपकी। यहां पर इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है बेटा, यहां पर मैथ्स की पढ़ाई होती है। जितनी ज्यादा बकैती ऑन टॉप, उतनी ज्यादा पढ़ाई ऑन टॉप। लिखो चैट में, लिखो चैट में, पढ़ाई ऑन टॉप। नो डाउट मैं बकैती करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी होती है मेरे दोस्तों। यस, लिखो पढ़ाई ऑन टॉप। यस, ओके, यस। अब जैसे ये देखो,
तो कितने लोग समझ गए भैया? 2x2 का हमें आव्यूह बनाना है, मतलब ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझो, ए क्या हो जाएगा? 2x2 का आव्यूह बनाना है, मतलब A11 बैठेगा, A12 बैठेगा, A21 बैठेगा, A22 बैठेगा। अच्छा, कितने लोग समझ गए AIJ क्या दिया है? I/J। पढ़ाई ऑन टॉप, यस। होए 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 होए, पढ़ाई ऑन टॉप, 100% सही बात, यस। राजा वाला व्यक्तित्व, क्लास में बैठे, होए 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 होए, ना भाई, पढ़ाई ऑन टॉप, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, यहां कितने बच्चे ये समझ गए कि भैया AIJ दिया है I/J, ठीक है, सीधे लिखा, सीधे सीधे बताओ A11 क्या होगा? 1/1 यानी कि 1, सीधे निकाल रहा हूं, सीधे। अच्छा, मुझे ये बताओ A12 क्या होगा? सीधे ऊपर I नीचे J, मतलब 1/2, सीधे निकालो। A21 क्या होगा? ऊपर 2 नीचे 1 यानी कि 2, सीधे निकालो। A22 क्या होगा भैया? 2/2 यानी कि 1। नहीं समझे? अबे ऊपर I बैठेगा, नीचे J, बताओ यहां पर I क्या है? I है 1 और भैया J भी है 1, तो 1/1 1। यहां पर बताओ I क्या है? I है 1, J है 2, तो ऊपर 1 नीचे 2, क्योंकि ऊपर I है नीचे J है। यहां पर I क्या है? 2, J क्या है? 1। यहां I भी 2, J भी 2। बताओ भैया आव्यूह कैसा बनेगा? तो A11 क्या है? 1, A12 1/2, A21 2, A22 1, खत्म। लो भैया आंसर, 1 मिनट में खल्लास। हाँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, परेशान मत हो। तो यार बाकी सारे के सारे सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, 2 से 3 सवाल बचे हैं, ठीक है। चलो हम चलते हैं आव्यूहों के प्रकार पे, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी सभी को, यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई होंगी लगभग। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर भैया? आव्यूहों के प्रकार पर। अब बहुत सारे प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रकार क्या होता है? यहां पर बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे, मतलब एक दो नहीं होते। मैं आपको लिस्ट अभी बनवा दूंगा लास्ट में। आव्यूहों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ भैया मैट्राइसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे। अच्छा, तो अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला यहां पर भैया कौन सा हमारे पास आव्यूह होता है? स्तंभ आव्यूह। अच्छा, इसका नाम स्तंभ आव्यूह क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे ध्यान से देखो, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा ए, यहां पर क्या था? 1 2 3 4, बस ये लिखा। ये कैसा आव्यूह है? ध्यान से देखो, तो सबसे पहले भैया कितनी पंक्तियां हैं? 4, और कितने स्तंभ हैं? केवल 1। अब ध्यान से देखो, स्तंभ कितना है? स्तंभ है केवल 1, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है? स्तंभ आव्यूह है। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर, देखो ध्यान से देखो, अब आपके मन में डाउट क्या आएगा? मैं आपका डाउट पहले बता दे रहा हूं। आप कहोगे सर, जिसमें केवल 4 पंक्तियां हो, एक स्तंभ हो, क्या वही स्तंभ आव्यूह? तो मैं कहूंगा नहीं भैया, पंक्तियां जितनी भी हो जाएं, जैसे मैं यहां पर एक आव्यूह और लिखता हूं, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पर ई, यहां पर एफ, यहां पर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्तियां एक स्तंभ, तो ये भी क्या है? स्तंभ आव्यूह। कहने का मतलब यह है कि हमें पंक्तियों से मतलब नहीं है, पंक्तियां जितनी भी हो जाएं, हमें मतलब है स्तंभ से। अगर केवल एक ही स्तंभ पाया जा रहा है आव्यूह में, इसका मतलब वो भैया स्तंभ आव्यूह। वही है इसकी परिभाषा, क्या कि एक आव्यूह जहां पर स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। सिंपल। ये हमारे पास उदाहरण, ये क्या है? 4x1 कोटिका भैया स्तंभ आव्यूह है। तो कहने का मतलब यह है कि स्तंभ आव्यूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ, फिर यहां पर M×1। M का मतलब क्या है? पंक्तियां जितनी भी हों, भाड़ में जाए पंक्तियां, हमको पंक्तियों से मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्तंभों से। तो भैया ये हमारे पास M×1 कोटिका एक स्तंभ आव्यूह है। पहला क्या हुआ? स्तंभ। फिर जैसे होता है स्तंभ, वैसे ही पाया गया भैया हमारे पास पंक्ति आव्यूह। तो अब आप यहां पर देखो, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? बेसिकली पंक्ति आव्यूह का मतलब है कि भैया हमें स्तंभों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पंक्ति से। केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए आव्यूह में, तभी वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा।
तो यहां पर ध्यान से देखो, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही पंक्ति उपस्थित होती है। उदाहरण आपके सामने है, जैसे यहां पर देखो आप, तो यहां पर 4 स्तंभ है, एक पंक्ति है, तो भैया ये हमारे पास पंक्ति आव्यूह। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक ए आव्यूह था जिसमें लिखा हुआ था 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7। तो ध्यान से देखो यहां पंक्ति कितनी है? पंक्ति भैया एक ही है। स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्तंभ है। तो सर क्या ये स्तंभ आव्यूह है? नहीं, स्तंभ कहां से हुई? स्तंभ आव्यूह में तो एक ही स्तंभ होता था, यहां पर एक ही पंक्ति है, इसका मतलब ये हमारे पास पंक्ति आव्यूह। समझ गए? ये हमारे पास पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में हमें भैया किससे मतलब होता है? पंक्ति से। पंक्ति केवल एक ही होनी चाहिए, काम खत्म। हमें स्तंभों से मतलब नहीं है, इसीलिए यहां पर लिखा गया कि स्तंभ कुछ भी हो जाए, पंक्ति एक ही होनी चाहिए। तो पहला यहां पर भैया हमारे पास स्तंभ आव्यूह, फिर हमारे पास पंक्ति आव्यूह। अच्छा, अब यहां पर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह बहुत प्यारा है और पूरे आव्यूह के पाठ में सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ग आव्यूह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी सबसे पहली शर्त क्या है? इसकी सबसे पहली शर्त है कि भैया यहां पर जो पंक्तियां हैं, जो हमारे पास पंक्तियां हैं, उनकी जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त। वर्ग आव्यूह का मतलब ही यही है कि जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अगर मैं वर्ग आव्यूह की बात करूं तो वर्ग आव्यूह कितने प्रकार के हो सकते हैं? ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं वर्ग आव्यूह की, तो भैया कितने प्रकार के वर्ग आव्यूह हो सकते हैं? तो सबसे पहला यहां पर भैया 1 क्रॉस 1 का हो सकता है। क्यों? आप कहोगे सर 1 क्रॉस 2 का नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा 1 क्रॉस 2 में तो एक ही पंक्ति है लेकिन 2 स्तंभ, तो ये वर्ग कहां से हुआ? वर्ग आव्यूह के लिए पहली शर्त यही है कि भैया जो यहां पर पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पंक्ति है तो एक स्तंभ होगा, तो पहले प्रकार का वर्ग आव्यूह। या फिर अगर 2 पंक्तियां हैं तो 2 स्तंभ, या फिर अगर 3 पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ, या फिर अगर 4 पंक्तियां हैं तो 4 स्तंभ, या फिर अगर 5 पंक्तियां हैं तो 5 स्तंभ। कहने का मतलब है जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। अच्छा, अब देखो हमें यह मालूम है कि वर्ग आव्यूह है। अब देखो हमें क्या मालूम है कि भैया वर्ग आव्यूह है। अब 1 क्रॉस 1 लिखने का मतलब नहीं होता, हम सीधे क्या लिखते हैं कि भैया इसकी जगह हम सीधे लिखते हैं कि भैया वर्ग आव्यूह है। हम सीधे क्या लिखते हैं 1 क्रॉस 1 की जगह? वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 1 है, जिसकी कोटि 1 है। तो समझदार आदमी समझ गया कि भैया वर्ग आव्यूह और कोटि 1 मतलब एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ। अब जैसे यहां पर 2 क्रॉस 2 लिखने का कोई मतलब नहीं, हम सीधे क्या लिखते हैं वर्ग आव्यूह है और जिसकी भैया कोटि क्या है 2। तो समझदार आदमी समझ गया कि भैया वर्ग आव्यूह और कोटि है 2, इसका मतलब 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ। समझदार आदमी समझ गया कि भैया हमारे पास वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है 3, इसका मतलब 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ। ठीक है, समझदार हो तुम लोग। जैसे मैंने आपसे कहा एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि है 10, एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि है 10, तो आप समझ गए यार कि 10 पंक्तियां होंगी 10 स्तंभ होंगे, काम खत्म। दैट्स इट, है ना? तो यहां पर एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और माय डियर यहां पर स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास m क्रॉस n का एक आव्यूह था, तो ये आव्यूह वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा? m क्रॉस n का आव्यूह वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा? जब m बराबर n हो जाए, या दूसरी भाषा में n बराबर m हो जाए, तो हम इसको n कोटि का या m कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो ये आव्यूह कैसा है वर्ग आव्यूह? पूछो क्यों? अरे यार 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो ये क्या कहलाएगा? 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, अब यहां पर 2 देखो मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं, क्षैतिज और ये क्षैतिज, अब ध्यान समझना, क्षैतिज और यहां पर ऊर्ध्व आव्यूह मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान समझना, फोकस करना।
क्षैतिज क्या होती है और हॉरिजॉन्टल क्या होती है। देखो क्षैतिज का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूं, हर साल पढ़ाता हूं बच्चों को। देखो क्षैतिज आव्यूह का मतलब है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब भैया लेटी हुई मैट्रिक्स। अब यह थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वरना नहीं समझ पाओगे। अच्छा, लेटी हुई मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि मान लो ए था, यहां पर क्या है 1। भैया पहली बात तो 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, कैंसिल करो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो समरी क्या है ना, कल पढ़ लेंगे हम लोग बाकी प्रकार और समानता आव्यूहों की। ठीक है, आव्यूहों की समानता हम लोग कल पढ़ लेंगे, है ना, समानता और वो उसकी क्या बोलते हैं, प्रकार जितने भी बचे हुए हैं। ठीक है, प्रकार ही पढ़ लेते हैं बस, है ना, प्रकार पढ़ लेते हैं दोस्त, प्रकार पढ़ लेते हैं बस। देखो, तो वर्ग आव्यूह मैं आपको समझा चुका था। अब जरा ध्यान से देखो, क्षैतिज आव्यूह का मतलब है लेटी हुई मैट्रिक्स। तो यहां पर आप ध्यान से समझो, तो जैसे यहां पर हमारे पास मान लो एक ए आव्यूह है 1 2 3 4 5, और यहां पर क्या है 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10, है ना, मान लो ये लिखा हुआ था। तो अब आपको क्या समझ में आएगा, ये कैसी मैट्रिक्स है भैया, ये हमारे पास लेटी हुई मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, ये लेटी हुई मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेटी हुई मैट्रिक्स का मतलब है हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्षैतिज आव्यूह है। क्षैतिज का मतलब लेटी हुई। तो यहां पर आप देखो तो भैया पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 5। तो हम यहां पर आपको यह समझाना चाहते हैं कि क्षैतिज आव्यूह का मतलब जहां पर पंक्तियों की संख्या, मतलब जहां पर पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, जहां पर पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, हम उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। अब जैसे यहां पर देखो ऊर्ध्व आव्यूह, तो ऊर्ध्व आव्यूह का मतलब क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब खड़ी हुई मैट्रिक्स। आपको खुद फीलिंग आएगी खड़ी हुई मैट्रिक्स का मतलब क्या है। यहां पर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे एग्जांपल यहां पर ये था, ए हमारे पास यहां पर क्या है, मान लो जैसे यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8। तो आपको ये फीलिंग आ रही नहीं खड़ी खड़ी मैट्रिक्स है। तो खड़ी खड़ी मैट्रिक्स में अगर आप देखो तो यहां पर 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 इसकी कोटि है। तो इसका मतलब यह है कि जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाए स्तंभों की संख्या से, जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाए स्तंभों की संख्या से, तो वो खड़ी खड़ी मैट्रिक्स होती है। कहने का मतलब ये छोटा सा टॉपिक था, सवाल इस पे आता नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि क्षैतिज आव्यूह का मतलब है पंक्तियों की संख्या जब कम हो स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, और ऊर्ध्व आव्यूह का मतलब है जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वर्ग आव्यूह में भी, अब ध्यान से समझो, मैंने आपको वर्ग आव्यूह समझा दिया। तो वर्ग आव्यूह में भी भैया हमारे पास बहुत सारे प्रकार होते हैं। वर्ग आव्यूह में भी वर्गीकरण होते हैं। वर्ग आव्यूह में कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, सबसे पहला विकर्ण आव्यूह। अच्छा, विकर्ण आव्यूह के बाद त्रिभुजीय आव्यूह। अच्छा, और फिर विकर्ण आव्यूह के बाद हमारे पास एक होता है अदिश आव्यूह, एक होता है तत्समक आव्यूह,
फिर यहां पर त्रिभुजीय आव्यूह में एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और एक यहां पर होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये सारे क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो भैया विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह में या तो विकर्ण आव्यूह या तो त्रिभुजीय आव्यूह। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह में आप ध्यान से देखो, पहली बात तो विकर्ण आव्यूह कैसा होता है, वर्ग आव्यूह का भाग होता है ना। तो हम वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण आव्यूह को परिभाषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई आयताकार आव्यूह है उसमें हम क्या बता दें, उसमें हम भैया विकर्ण आव्यूह को बता दें, नहीं। सबसे पहली बात आपको यह समझ के रखना है कि विकर्ण आव्यूह है वो कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी विकर्ण आव्यूह को हम ढूंढ पाएंगे। अगर त्रिभुजीय आव्यूह है या तो निम्न या तो ऊपरी, तो भैया वो भी कैसी होगी, वर्ग आव्यूह, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होंगी। अच्छा, विकर्ण आव्यूह ध्यान से समझो, एक कैसा होता है, वर्ग आव्यूह होता है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी। और ये विकर्ण आव्यूह कब कहलाता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त भैया सारे के सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। अब ये क्या है सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, सबसे पहले ध्यान से समझो, जैसे मैंने एक आव्यूह बनाया जिसकी कोटि है 3 गुणे 3, मतलब 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ। तो ध्यान से समझो यहां पर कौन कौन बैठा होगा, A11 बैठा होगा, A12 बैठा होगा, A13 बैठा होगा, या फिर भैया A21 बैठा होगा, A22 बैठा होगा, A23 बैठा होगा, या फिर भैया A31 बैठा होगा, A32 बैठा होगा, A33 बैठा होगा। तो कितने लोग यहां पर समझ गए कि भैया विकर्ण कहां बनेगा, तो मैं आपको बता दूं विकर्ण यहां पर ये बनेगा, ये वाला विकर्ण। बात समझ में आ गई। प्रथम अवयव को लेते हुए जो विकर्ण बन रहा है यही हमारे पास मुख्य विकर्ण होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब आप कहोगे सर त्रिभुज कहां पर बन रहे हैं, तो यहां दो त्रिभुज बनते हैं। एक हमारे पास ये ऊपर वाला त्रिभुज बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुज, आव्यूह नहीं कहते, हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज, ठीक है। और एक हमारे पास नीचे यहां पर ये बनता है त्रिभुज जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुज। बात समझ में आ गई। ये मत समझना कि मैं लिख रहा हूं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं, ऊपरी त्रिभुज निम्न त्रिभुज। देखो वर्ग आव्यूह में तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला यहां क्या पाया जाता है भैया, पहला पाया जाता है विकर्ण, फिर उसके बाद एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज। तो ऊपर वाले त्रिभुज को बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज, नीचे वाले को निम्न त्रिभुज। बात समझ में आ गई। तो यहां पर ध्यान से समझो, जब हमारे पास केवल भैया जो विकर्ण है उसके अवयव ही उपस्थित हो, बाकी सारे शून्य हो जाएं, तो वो क्या कहलाती है, वो भैया विकर्ण आव्यूह कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब अदिश आव्यूह का क्या मतलब है, अदिश आव्यूह का यह मतलब है कि यह विकर्ण आव्यूह का ही भाग है। अगर मैं आपको यहां पर फ्लो चार्ट दिखाऊं तो भैया विकर्ण आव्यूह का ही भाग है अदिश और तत्समक। इसका मतलब यह है कि विकर्ण वाले सारे अवयव जिंदा होंगे लेकिन वो सारे के सारे एक समान हो जाएंगे। अगर √3 है तो √3 √3 √3, अगर -1 है तो -1 -1। बात समझ में आ गई। जैसे 3 हमारे पास है तो ये क्या है, एक तरीके से अदिश आव्यूह, इसमें तो एक ही अवयव होता है। अच्छा, जैसे तत्समक आव्यूह क्या होती है, तत्समक आव्यूह का मतलब है कि केवल और केवल विकर्ण वाले अवयव उपस्थित रहेंगे और वो सारे के सारे 1 रहेंगे। तो जैसे एक कोटि का हमारे पास तत्समक आव्यूह 1 होगा, 2 कोटि का तत्समक आव्यूह 1 0 0 1, 3 कोटि का तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सारे क्या है, क्रमशः 1 2 मतलब 1 2 3 के 3 कोटि के तत्समक आव्यूह है। अच्छा, बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर वैसे ही होता है शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह का मतलब यह है बेसिकली सिंपल कि एक आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है और यह आयताकार हो सकता है, यह वर्गाकार नहीं होगा, यह आयताकार हो सकता है। मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भैया पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं। जैसे ये देखो, ये वाला एग्जांपल, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। शून्य का मतलब है सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे और आयताकार हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो अब चर्चा उठती है कि सर फिर ये त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, ऊपरी त्रिभुजीय क्या है, निम्न त्रिभुजीय क्या है। तो ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब है हमारे पास एक ऐसा आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब ऐसा है, ऐसा आव्यूह
जिसमें नीचे वाला त्रिभुज 0 हो जाए। ऊपरी त्रिभुज का मतलब ऐसा है कि जिसमें मान लो जैसे 1 0 0, फिर यहां पर मान लो माइनस का 2, फिर यहां पर नहीं, यहां 0, यहां माइनस का 2, यहां 3, फिर यहां मान लो कि 0 0, यहां पर 5। तो ये कैसा आव्यूह है भाई? ये विकर्ण वाला आव्यूह तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि विकर्ण के अलावा भी कुछ अवयव यहां पर उपस्थित है। अब ध्यान से देखो, ये निम्न त्रिभुज और ये क्या है? ऊपरी त्रिभुज। ऊपरी त्रिभुज में 2 जीरो हैं, लेकिन एक यहां पर बैठा हुआ है आदमी, यहां पर सारे के सारे जीरो हैं। इसका मतलब यह है कि निम्न त्रिभुज 0 है, तो ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब जैसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज 0 हो जाए, जैसे यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 0, यहां 0, यहां 0। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास कैसा है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। बात समझ में आ गई? ये कैसा है? ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल मैं कराऊंगा। जैसे ये सवाल देखो, यहां पर एक आव्यूह P दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे? ये विकर्ण आव्यूह है। मैं कहूंगा गलत। क्यों? अबे विकर्ण तो ये वाला होता है। अबे ये कब से विकर्ण होने लगा? या बहुत बच्चे कहेंगे ये हमारे पास विकर्ण के अलावा तत्समक, ये कुछ भी बोलेंगे। ये सिंपल वर्ग आव्यूह। पूछो क्यों? यार ये वाला हमारे पास विकर्ण होता है। अगर यहां पर अवयव सारे उपस्थित हैं, बाकी सब जीरो, तो कहलाएगा विकर्ण, वरना ये क्या है? वर्ग। सिंपल था। बात समझ में आ गई? अच्छा प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अब वो तुल्यता वाला हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। वैसे तुल्यता में कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अवयवों की समानता, दो अवयव कब समान होते हैं? जब उनकी कोटि बराबर हो, और भैया यहां पर संगत अवयव दोनों के बराबर हो। जैसे यहां पर देखो 2 3 0 1, 2 3 0 1 बराबर है अवयव, लेकिन 3 2 0 1, 2 3 0 1 बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जैसे मान के चलो एक्स वाई जेड का मान पूछा है ना, तो दो अवयव बराबर है, इसकी कोटि 2 गुणे 2, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2। तो ध्यान से देखो, संगत अवयव 4 किसके बराबर होगा? वाई के, तो 4 बराबर वाई। 3 किसके बराबर होगा? जेड के, तो 3 बराबर जेड। और वैसे ही x किसके बराबर होगा? 1 के, तो x बराबर 1। तो दो अवयव अगर बराबर हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। तो तीनों टॉपिक मैंने फटाफट से पढ़ा दिए हैं। जल्दी से मुझे चैट में बताओ, क्या ये सारी बातें क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया भैया? अवयव की कोटि बता दी मैंने आपको, ठीक है। अवयव की भैया मैंने आपको कोटि बता दी। मैंने आपको पंक्तियां लिखना सिखा दिया, स्तंभ हो गया। फिर मैंने आपको सारे अवयव बता दिए, AIJ वाला। फिर उसके बाद सारे प्रकार बता दिए। प्रकार में भैया स्तंभ, है ना। फिर उसके बाद पंक्ति आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज, निम्न त्रिभुजीय, वर्ग आव्यूह, शून्य आव्यूह, सारे बता दिए प्रकार। फिर उसके बाद मैंने यहां पर भैया समानता भी बता दी कि दो अगर यहां पर भैया आव्यूह बराबर हैं, जैसे मान लो यहां बैठा था x y 2 1, और ये बराबर है मान लो 5 6 2 1 के, तो x किसके बराबर होगा? 5 के। y किसके बराबर होगा? 6 के। तो x का मान 5, y का मान 6। काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो होमवर्क क्या है आपके पास? डीपीपी होगी, डीपीपी में 10 प्रश्न होंगे। अवश्य लगा लीजिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। बाकी रिवीजन कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 और 2 का दोस्तों, ठीक है। बाकी डाउट मैं कल ले लूंगा सारे बच्चों के। और बस यही कहूंगा जाते जाते कि अच्छे से भैया एंजॉय करते रहो, रिवीजन कर लो यार, फॉर्मूले वॉर्मूले सब याद कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार बारंबार। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी बच्चों को नमस्कार, बहुत सारा प्यार बारंबार। और लास्ट में शायरी एक है, जाते जाते कहूंगा कि भैया कि वो कहते नहीं है कि एक बड़ी अच्छी शायरी थी क्या, अरे वो क्या थी, हाँ, कि इस तरह से थे कि बिगड़ गए थे इश्क में हम थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे इश्क में हम थोड़े बहुत, जब दिल टूटा तो फिर हमने दिल तोड़े बहुत। और उसके अलावा कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मेरे दिल के मकाम पर इस तरह कब्जा किया उसने, वो किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, बाय।